हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम के लिए लेकर आए हैं यानी कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा और पटचर्या बोध। जी हाँ, समाज शिक्षा और पटचर्या बोध यह विषय, इसकी इकाई 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस पूरे सब्जेक्ट का, इस पूरे विषय का इकाई 1 का वीडियो हम पहले ही ला चुके हैं, चैनल पर मौजूद है, वीडियो आप देख सकते हैं। आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, और नहीं देखिए तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो पे आइएगा। जी हाँ, वो इकाई भी 20 अंकों की है और ये इकाई भी 20 अंकों की, यानी एक इकाई पढ़कर 20 नंबर मिल सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हम बात करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य, इसका इकाई 2 है। जी हाँ, ये हमारा जो समाज शिक्षा और पटचर्या बोध विषय है, प्रश्न पत्र क्रमांक 12वां होता है। इसका इकाई 2 जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, अब नाम ही शिक्षा के उद्देश्य, तो इसमें भाई सवाल जो भी होंगे किससे जुड़े होंगे, सबके सब शिक्षा से जुड़े होंगे, शिक्षा के उद्देश्य से जुड़े होंगे। तो याद रखिए, शिक्षा के उद्देश्य से जुड़े हुए सारे सवाल इसमें आपको देखने में मिलेंगे। तो इस इकाई 2 में कुल अंक आवंटित है 20। कितने अंक आवंटित है भाई? 20 अंक आवंटित है इस इकाई 2 पर, कुल 20 अंक मिलेंगे। अब इसके अंक भाजन की बात करेंगे हम। इस पूरे वीडियो में क्या बात करें मैं आपको बताऊं। हम बात करेंगे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, यहाँ ऑफर हो रहे वेरियस कोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे इस पूरे इकाई का अंक विभाजन, और बात करेंगे इसके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की, और कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, पूर्व डीएलएड की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और आने वाले डीएलएड की परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके उत्तर कैसे लिखना है, ये सब कुछ हम देखेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे इस चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के चैनल सब्सक्रिप्शन की। अब हम बात करते हैं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको किस प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। हमारी संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी एक पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रीय संस्था है, जानी मानी। यहां से हजारों छात्रों ने अब तक प्रवेश पाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की है, डीएलएड डिप्लोमा, अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, उच्च पदों पर नियुक्त है। और आप भी अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाने का, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का, तो जुड़िए हमारे साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वेरियस कोर्सेज, विविध प्रकार के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, फीस सब कुछ मिलेगा हमारे यहां। आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एमपीटीईटी, रीड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, एमकॉम, एमएससी, एमए, बहुत प्रकार के कोर्सेस, एएनएम, इस प्रकार के कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस मोड, दूरस्थ शिक्षा पद्धति, या फिर प्राइवेट जिसे कहते हैं, या फिर आप चाहे तो रेगुलर से भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाता है। हम ना सिर्फ प्रवेश दिलाते हैं बल्कि स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और आपके पास होने की पूरी सुनिश्चित गारंटी भी लेते हैं। जी हाँ, तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यदि आपका, आपके सगे संबंधियों का, दोस्त का, किसी का भी सपना है कि वो डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करें, कुछ कोर्सेस में एडमिशन ले, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, और सभी जानकारी, फीस से लेकर कोर्स तक की सभी जानकारी मिल सकती है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में रहते हो, कहीं का भी छात्र हो, आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा एडमिशन आपको मिल सकता है जहां भी आप चाहेंगे, किसी भी राज्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और जानी मानी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। सबसे ज्यादा रीट में सिलेक्शन इसी संस्था से हुए। रीट की जो परीक्षा हुई है गत वर्ष, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है छात्रों का टीचर में हुआ है। सरकारी टीचर जो बने हैं वो रीट से, उन्होंने रीट की परीक्षा पास की है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देर ना करें, जुड़िए हमारे संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। चलिए, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। अब हम बात करते हैं इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की। तो ये जो इकाई 2 है जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, इस इकाई 2 जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य पे अंक आवंटित जो है कुल 20 अंक आवंटित है। कितने अंक? 20। यानी एक वीडियो देखकर, ये एक आधे घंटे से भी कम की वीडियो देखकर ना आप 20 अंक हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, तो 20 अंक मिलेंगे। इसमें एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, यानी भाई 4 वस्तुनिष्ठ पूछेगा आपसे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक नंबर के 4 प्रश्न। ठीक, उसके बाद 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी अति लघु उत्तर प्रश्न जो होंगे 2-2 नंबर के, वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 4 नंबर ये और 4 नंबर ये, 8 हो गए। फिर 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 8 3 11 हो गए। फिर 4 नंबर का एक आएगा, 15 हो गए। 5 नंबर का एक आएगा तो 20 हो गए। तो यहां पर आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का, लघु उत्तरीय 4 नंबर का है ना, ये भी दीर्घ में आ सकता है, और 3 नंबर का लघु उत्तरीय में, और ये 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय, और ये वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ 4 आएंगे, अति लघु उत्तरीय 2 आएंगे, यहां पर लघु उत्तरीय 1 आएगा, दीर्घ उत्तरीय 1 आएगा, और अति दीर्घ उत्तरीय भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से कुल 20 अंक आवंटित है इस इकाई पर।
तो एक वीडियो देखकर आप 20 अंक हासिल कर सकते हैं। इसकी पहले की जो इकाई थी वो भी सिर्फ 20 अंक हुई थी, यानी आप 2 वीडियो देख लो और आप अच्छे से तैयारी कर लो तो आप पूरा विषय पास कर सकते हो। 20-20 40 नंबर होते हैं, जो आप पास होने के लिए बहुत काफी है। 70 में से 40 नंबर लेना बहुत आसान है अगर आप ये 2 वीडियो देखते हो और पढ़ाई करते हो अच्छे से। तो इसी तरह से आपको जुड़े रहना हमारी संस्था के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, वीडियोस निरंतर देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी और देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है वो कौन से हैं। हम उत्तरों के साथ देखेंगे उन प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? भाई शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी अगर शिक्षा बोला तो शिक्षा का मतलब क्या है? विद्यालय शिक्षा, यानी कि विद्यालय वाली शिक्षा। शिक्षा का मतलब ही संकुचित अर्थ यानी आमतौर पर नहीं। शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा से सब लोग समझते हैं एजुकेशन लेना, तो एजुकेशन लेने के लिए कहां जाते हैं? स्कूल, है ना, ये होता है। लेकिन एजुकेशन स्कूल जाए बिना भी हासिल की जा सकती है। आजकल तो घर बैठे पढ़ाई हो रही है, हम अपने माँ बाप से शिक्षा ले सकते हैं, हम अपने बड़ों से सीख सकते हैं, किसी से भी सीखा जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है। तो शिक्षा के लिए सिर्फ स्कूल नहीं है ना। अगर छोटे तौर पर देखें संकुचित अर्थ, छोटा अर्थ शिक्षा का क्या है? विद्यालय शिक्षा। एक शब्द में अगर पूछा जाए तो शिक्षा क्या है भाई? तो विद्यालय शिक्षा बोलेंगे। लेकिन शिक्षा मतलब सीखना, संस्कार, नैतिकता, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास सब आता है उसमें, ठीक है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा अर्थ है, एक शब्द में अर्थ नहीं आ सकता। लेकिन अगर संकुचित अर्थ पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? विद्यालय शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है भाई विद्यालय शिक्षा। दूसरा देखिए, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। और शिक्षा जो होती है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि दो तरफा है। एक जन से शिक्षा नहीं होता। मैं यहाँ पढ़ाते रहूंगा और यहाँ पे कोई पढ़ने वाला छात्र नहीं, मेरे वीडियो पे व्यू ही नहीं आ रहे, 0 व्यू है, तो फिर कोई मतलब रह जाएगा? बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ाई का। जी हाँ, तो दो तरफा होने चाहिए। और मान लीजिए आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं वीडियो समाज शिक्षा पढ़चर्या बोध का, आपको वीडियो ही नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर, तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो दोनों तरफ से होती है, दो तरफा होती है, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी। तो शिक्षा जो द्विमुखी प्रक्रिया है, किसके बीच? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। ध्यान रखेंगे आप कि जो शिक्षा है वह द्विमुखी प्रक्रिया तो है, लेकिन किनके बीच में द्विमुखी प्रक्रिया है? तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। अगला देखिए, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा भाई? घनिष्ठ, गहरा संबंध है। शिक्षा और समाज का जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ, गहरा संबंध है। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। यह कथन किसका है भाई? स्पेंसर का। जी हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर, ध्यान रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। सोशल चेंज इज सोशल डेवलपमेंट। जी हाँ, सोशल चेंज इज द सोशल डेवलपमेंट। समाज में परिवर्तन करना ही समाज का विकास करना होता है। ये किसने कहा है भाई? ये कथन है स्पेंसर जी का। किसका कथन है? स्पेंसर का, याद रखिएगा। स्पेंसर ने कहा कि समाज का परिवर्तन ही समाज का विकास है, यही स्पेंसर ने कहा है। अगला, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जो विकासशील देश है यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है, जो का विकास अभी चल रहा है, हुआ नहीं है पूरी तरह से, है ना। जैसे कि अमेरिका पूरा विकास हो चुका है भाई, वो डेवलप्ड नेशन में आते हैं, पूरी तरह से विकास हो चुका है उनका। लेकिन भारत एक विकासशील देश है ना। तो विकासशील देशों जो पिछड़े हुए हैं अमेरिका जैसे देशों से, कारण क्या है? तो विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है शिक्षा की कमी। जी हाँ, शिक्षा की कमी। यहाँ की सरकारें शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है ना। आप देखोगे सरकारी स्कूलों में आप देखो क्या पढ़ाते हैं टीचर्स, क्या देखते हो आप वहां पे? हमारे यहाँ सरकारी टीचर बनना क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि इसमें पेमेंट बहुत है, पैसा बहुत मिलता है और पढ़ाना भी नहीं पड़ता है। आराम से मस्त चेयर पे सोए रहो, स्कूल जाओ मत जाओ, दोपहर में लेट जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी सिलेबस कंप्लीट होना हो, जो है गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी पूरी मिलती रहेगी। इसलिए अधिकतर लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग ऐसे शिक्षक बनना चाहते हैं जो देश का निर्माण करेंगे, भारत का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। जी हाँ, तो आप सभी इसीलिए शिक्षक बन रहे हैं, इसीलिए आप भावी शिक्षक हमारे देश के, ठीक है। तो भाई विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है शिक्षा की कमी। विकासशील देशों में जो शिक्षा की कमी है उसके कारण ही भारत क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है। अगला देखिए, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां होती है? समाज में। भाई शिक्षा लेना देना है तो कहां करोगे? पहाड़ पर जाओगे, एकदम समाज के बाहर गए, पहाड़ पर जाके बैठ गए हैं, सर जी गुरुजी मास्टर जी यहाँ पर पढ़ाइए हमको अकेले। भाई वहां पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। हिमालय में जाकर पढ़ाई करने, अरे वहां पढ़ाई नहीं होती भाई। शिक्षा जो है समाज में होती है। कहां होती है शिक्षा? समाज में। शिक्षा का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है कहां पर होगी भाई? समाज में होगी। अगला देखिए, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यह कथन किसका है? सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन है मैकाइवर पेज का। किसका कथन है ये? मैकाइवर पेज का। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, मतलब भाई जहां सामाजिक संबंध है, एक दूसरे से पूरा जाल बिछा हुआ है, एक दूसरे से संबंध है सबका, है ना। किसी का चाचा बुआ भतीजा मामा क्या क्या लग रहे हैं, तो भाई ये जो संबंध है यही क्या है? समाज है एक्चुअल में। इसे किसने कहा? ये मैकाइवर पेज ने कहा हुआ है। अगला देखिए भाई, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अनवरत मतलब भाई सतत, लगातार चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली। याद रखिए, कभी जो खत्म नहीं होती उसे अनवरत कहते हैं।
तो शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है शिक्षा? शिक्षा एक अनवरत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में प्रदत्त यानी दी हुई, प्रदत्त मतलब दी हुई होता है भाई, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 अधिकार मिलते हैं। राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब क्या है? हमारे अधिकार हैं। ये 6 अधिकार मिलते हैं हमको, ठीक है। तो भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? 6 है, 6 है, ठीक है। तो कितनी संख्या है? 6, ध्यान रखिएगा। 6 हमारी जो संख्या है, ये हमारे भारत में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अगला देखिए भाई, ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ था। ब्रिटिश काल में मिशनरी मतलब वो व्यक्ति होता है जो धर्म का प्रचार करता है। तो ब्रिटिशर्स के समय, अंग्रेजों के समय ही बहुत सारे मिशनरी, ईसाई मिशनरी जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए, भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया और उन्होंने अपना पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन जो हम पे थोप दिया और हम वही अंग्रेजी के पीछे चले गए, अंग्रेज बन गए, है ना। तो हम अपना गुरुकुल तबाह कर दिए। हमने दुनिया के सबसे बड़े विद्यालय हमारे यहाँ थे भाई, नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी महाविद्यालय हमारे पास ही थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। जो विश्व गुरु कहलाता है, जिसने पूरी दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया, आज उनके पास ही एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था डामाडोल है, ठीक है। तो भाई ब्रिटिश काल में ही शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हो गया था, ध्यान रखिएगा। मिशनरी मतलब धर्म प्रचारक, ठीक है। तो धर्म प्रचारक है तो भाई जो धर्म का प्रचारक है, अगर वो पढ़ाएगा तो वो अपने धर्म की तारीफ करेगा बार बार पढ़ाई में, और वही हुआ, हम पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ते चले गए और अपना संस्कार, रीति रिवाज, अपनी संस्कृति भूलते चले गए। तो चलिए छोड़िए, ये तो हो गया। अब इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो पूरा दिया है यहाँ पर, जितने हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, ये 10 हमने एमसीक्यूज पढ़े ना, इनके बाद देख लेते हैं। अब इसमें एक और है, 11-12 भी देख लो पहले। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। बालक सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार में। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में सामाजिक परिवर्तनों में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? पाश्चात्य शिक्षा का। भारत में सोसाइटी को चेंज करने के लिए, समाज को बदलने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा, वो योगदान किसका रहा? पाश्चात्य शिक्षा ने, पश्चिमी शिक्षा ने, कि वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, ये उसका योगदान रहा। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? पाश्चात्य शिक्षा का, ठीक। तो चलिए अब इन एमसीक्यूज को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। रिवाइज इसलिए किया जाए भाई ताकि आप भूले ना, और एक ही वीडियो देख के आपको डबल पढ़ना भी ना पड़े, पूरा याद हो जाए। चलिए देखते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालयी शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है भाई? विद्यालय की शिक्षा। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसके बीच? शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, छात्रों के बीच, ठीक। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच। अगला, शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है भाई? शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है, गहरा संबंध है। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका भाई? स्पेंसर का। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है भाई? ये स्पेंसर जी ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन होना ही सामाजिक विकास है। सोशल चेंज इज सोशल डेवलपमेंट, किसने कहा? स्पेंसर ने। अगला, विकासशील देशों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की कमी। जो विकासशील देश होते हैं, डेवलप्ड नेशंस होते हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं भाई, उनमें क्या जो अभी डेवलपिंग चल रहा है, मतलब भारत जैसा देश जो अभी विकास हो रहा है जिसका, इन देशों में पिछड़ेपन का कारण यही है कि इनकी शिक्षा ऊंचे स्तर की, अच्छे स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा की कमी। अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है कहां होती है? समाज में, है ना। जंगल में जाकर थोड़ी पढ़ूंगा अकेले में, या अकेले जंगल में जानवर को थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं तो यही समाज में रहकर पढ़ूंगा, अपने घर पर, अपने संस्थानों में, गली मोहल्लों में। तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है समाज में होती है। अगला, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। किसका है? मैकाइवर पेज का। तो सामाजिक संबंधों का ही जाल समाज है, यह कथन मैकाइवर पेज ने कह दिया। उसके बाद देखिए, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अनवरत मतलब लगातार, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू रहती है। मतलब शिक्षा आप हर रोज सीखते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली आप घर बैठ गए, नहीं, उसके बाद भी भाई शिक्षा बहुत है। तो शिक्षा हमेशा चलते रहती है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कुल 6 जो है मौलिक अधिकार होते हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो भारत के संविधान हमें देता है। तो भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कुल 6 है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए, ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ था भाई। ब्रिटिश काल में ही, यानी ब्रिटिशर्स के होते वक्त, जब उनका रूल, उनका राज चल रहा था, हमारे पर अत्याचार चल रहा था, तो मिशनरियों का मतलब होता है धर्म प्रचार करने वाले, इनका प्रवेश हुआ था भारत की शिक्षा में। और जब से शिक्षा इनके हाथ में गई, इन्होंने हमें पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन सिखाना शुरू कर दिया। हमारा संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी जो ज्ञान था हमारा वैदिक, वो सब कुछ इन्होंने नष्ट कर दिया।
बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है? परिवार ही होता है। बालक परिवार से ही सब कुछ सीखता है, तो बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो क्या है? परिवार है। अगला देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? पाश्चात्य शिक्षा का। जी हाँ, भारत में जो सामाजिक परिवर्तन करने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, सबसे अधिक योगदान रहा है, किसका रहा है? पाश्चात्य शिक्षा का। जी हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा, उसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है भारत में। किसका? पाश्चात्य शिक्षा का। तो भारत का भाई परिवर्तन करने में, समाज को बदलने में पाश्चात्य शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो ये तो बात कर ली हमने सारे एमसीक्यूज की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? भाई हमारे देश के विकास में या किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का क्या योगदान होता है? तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आइडिया देता हूं कैसे लिखते हैं। भाई भारत में, भारत की छोड़ दो, किसी भी देश को या अपने देश का एग्जांपल ले लें कि भारत के विकास, भारत का विकास करना है तो सब अनपढ़ लोग कर सकते हैं विकास? बिल्कुल नहीं। तो पहले शिक्षा देनी होगी, और शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा से सिर्फ डेवलप हो जाएगा भारत, विकास हो जाएगा? नहीं। शिक्षा से हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक विकास, ये सब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आधुनिक विकास भी हमें करना होगा। तो ये सब कुछ जब होगा तो ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो राष्ट्र का विकास करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। राष्ट्र का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, यानी कि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, यह सब कुछ शिक्षा से ही संभव है। ऐसा लिख दीजिएगा भाई। यानी एजुकेशन से, शिक्षा से देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश का विकास कैसे हो सकता है, ये पूछा है। तो ये आप यहीं से सारा लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा जो होती है वो गतिशील यानी लगातार चलने वाली है ना। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, ये स्पष्ट करना है। भाई शिक्षा गतिशील प्रक्रिया कैसे है? शिक्षा लगातार चलती रहती है। जो चीज लगातार चलेगी उसे हम गतिशील प्रक्रिया कहते हैं। तो शिक्षा हमारी कैसे चलती है भाई? लगातार चलती है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। आप एक डिग्री हासिल कीजिए, उससे बड़ी दूसरी डिग्री है, दूसरी डिग्री हासिल कीजिए, तीसरी डिग्री है। तो आप जो भी सीखते हैं वो शिक्षा है। आप नई नई चीजें सीखिए। आपको अगर मान लीजिए कार चलाना नहीं आता, कार सीख ली तो हो गया आपकी शिक्षा। आपको गाड़ियां चलाने आती हैं किंतु आपको दूसरों को गाड़ियां सिखाना नहीं आता, तो वो सिखाना सीख लीजिए, वो भी आपकी शिक्षा है। यानी शिक्षा कभी खत्म नहीं होगी, लगातार बढ़ती चलेगी, नई नई चीजें सीखते चलेंगे। तो शिक्षा जो है एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, अगिनत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा को हमेशा सीखते रहना है। अगला देखिए, शिक्षा के उद्देश्य मतलब भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? शिक्षा का उद्देश्य का मतलब यहां बात ये हो रही है कि जो हम सीखते हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव मोटिव ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो भाई शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा से हम अपना स्वयं का विकास करेंगे, अपने देश का विकास करेंगे, स्वयं का, परिवार का, समाज का विकास करेंगे। पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा से एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, अच्छे देश का, अच्छे मनुष्य का निर्माण होता है। अपने चारित्रिक, मानसिक, आर्थिक विकास के लिए हम शिक्षा लेंगे। ठीक है, तो शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, समाज में जागरण ला सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, वगैरह वगैरह आपको लिखना है। तो ये सब शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे। तो ये सारे जो आपको प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं, 15 प्रश्न जो है, प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण, वस्तुनिष्ठ से लेकर लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये आपके आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। और इसमें से कई सारे आ भी चुके हैं और इसमें से कई सारे आएंगे भी। जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। यही 15 जो क्वेश्चंस हैं। अब मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस वीडियो को रोक कर, पॉज करके सारा कुछ लिख भी सकते हैं, कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो वो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय हैं, जो डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके आने की परीक्षा में पूर्ण संभावना है, तो इन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में हो, कहीं से भी हो, आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रवेश मिलेगा, जहां से आप अपने विविध प्रकार के कोर्सेज में, डिप्लोमा, डिग्री में प्रवेश पा सकते हैं। जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, सिर्फ बीएड, सिर्फ डीएड, एमए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं आप कर सकते हो। एएनएम में भी प्रवेश मिलता है, नर्सिंग के कोर्सेज भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कोर्सेज की जानकारी, फीस की जानकारी, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप जिस भी राज्य से हो आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी संस्था के साथ हजारों छात्रों ने जुड़कर अभी तक शिक्षा प्राप्त की है
और तो वो उच्च पदों पर नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें डिग्री डिप्लोमा हमारी इस संस्था से मिला है। आप रेगुलर मोड या फिर दूरस्थ शिक्षा पद्धति डिस्टेंस मोड से भी पढ़ाई कर सकते हैं, प्राइवेट या रेगुलर। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता है। तो देर ना कीजिए, जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, तो बढ़ते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो उनमें से सबसे पहला देख लीजिए क्या है, शिक्षा के कार्य क्या है। तो शिक्षा क्या क्या करता है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको डिटेल में कैसे लिखना है ये समझाता हूं। जैसा प्रश्न आएगा शिक्षा के कार्य क्या क्या है बताइए, तो आप लिखेंगे शिक्षा के लिए सामान्यतः सामान्यतः जो कार्य होते हैं निम्नलिखित दिए गए हैं। शिक्षा के सामान्यतः 3 कार्य होते हैं जो दिए गए हैं, ऐसा आप लिखेंगे। नंबर 1 शिक्षा के सामान्य कार्य, नंबर 2 मानव जीवन में शिक्षा के कार्य, नंबर 3 राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य। जी हाँ, शिक्षा के सामान्य कार्य, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य। अब मैंने बोला शिक्षा के सामान्य कार्य, शिक्षा का सामान्य कार्य है लोगों को ज्ञान देना। शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शिक्षा का सामान्य कार्य है कि हाँ भाई, नैतिक बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, शिक्षा से ज्ञान अर्जन होता है, जानकारी होती है चीजों की। फिर मानव जीवन में शिक्षा कार्य, एक मनुष्य के जीवन में शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप क्या मेरे, तो आप और मैं इसलिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, अच्छी नौकरी पा सकें, समाज का देश का भला कर सके, साथ ही साथ हम भी कुछ धन भी अर्जित कर सके, अपने लिए जो सुविधाएं हैं वो हासिल कर सके, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं हासिल करें, एक अच्छा जीवन दे सकें। तो ये हो गया। और फिर राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य, भाई अगर आपको देश की रक्षा करनी है तो आपको शिक्षा लेनी होगी, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स नेवी में जाना तो पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर मान लीजिए टीचर बनना है, मान क्या लीजिए आप सभी शिक्षक बनना चाहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप सब शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सब अपने देश की समाज की रक्षा करने की ठान ली है, देश को बनाने की, देश का विकास करने की आपने ठानी है। तो आपके लिए भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपने छात्रों को नहीं पढ़ा पाओगे। तो आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको राष्ट्र का निर्माण करना है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण करता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा के कार्य। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के कौन कौन से काम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में दिया द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनकी जानकारी देनी है। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स, वास्तव में इसमें पढ़ा 6 फंडामेंटल राइट यानी 6 अधिकार होते हैं। तो भारत के संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला समानता का अधिकार जिसे राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन कहते हैं, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार है तो राइट टू फ्रीडम कहते हैं, बोलने का अधिकार है ना, अपने मन से कपड़े पहनने का अधिकार, अपने मन से पढ़ने का अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर कोई आपको सता रहा है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आपसे मारपीट कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका इस्तेमाल करते हुए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आपको रिलीजियस राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म मानने का अधिकार, आप अपने मन से जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, जिस धर्म के कपड़े पहनना चाहे, जिस धर्म की पूजा करना चाहे कर सकते हैं, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई आपको जबरदस्ती फोर्स करता है, कहता है कि वो धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमारे धर्म को अपनाइए, तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा दे सकते हैं, संस्कृति को बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहे, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बाकी अधिकार मान सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। जी हाँ, तो राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये आपके 6 टोटल अधिकार हो गए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, कल्चर, इसमें बोलते हैं हम राइट टू रिलीजन बोलेंगे। 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर उसके बाद है 6वां संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कुल 6 जो अधिकार है आपको मिल गए। अब मैंने एक एक करके आपको समझा भी दिया है, बता गया कि क्या क्या होते हैं, ये आपको मिलना ही चाहिए। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दिखेगी, लिंक मिलेगी, आप उस लिंक की वीडियो को देखकर पूरा संविधान के बारे में समझ सकते हैं। वो वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, एक वीडियो है, उसको आप पूरा समझ पाएंगे देखकर, तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, लिंक में आपको वीडियो मिलेगी, पूरा देख लीजिएगा। उसमें आप भारत के संविधान में सब जान लेंगे, भारत के संविधान की विशेषता उसमें भी लिखी है, सब कुछ उसमें लिया है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको वहीं पर मिलेंगे एक वीडियो में। तो उस एक वीडियो को देखकर आप भारत के संविधान के बारे में सब कुछ जान लेंगे, यानी संविधान कैसे बना, कब बना, कितना समय लगा, सब जान जाओगे। तो उसके बाद आप कभी भी कोई और परीक्षा होगी तो भारत के संविधान में आपको पूरी जानकारी होगी संविधान के बारे में। ठीक है, आगे देखिए,
भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी है, तो वीडियो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप पूरा वीडियो देख लेना। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से शिक्षा का उद्देश्य बदलते रहता है उसको। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बचपन में सीखते हैं, बचपन में हमारी इच्छा होती है कि हम ये बनेंगे, लेकिन हमारे घर में पैसे कम होते हैं तो हम उसके हिसाब से अपना उद्देश्य बदल लेते, नहीं अब ये नहीं बनना है, दूसरा बनना है, हमें डॉक्टर बनना होगा, पैसा का अभाव है, पैसे कमी है तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो चलो सोचते हैं इंजीनियर बन जाते हैं, कोई और फील्ड चूज कर लेते हैं। तो हमने एक कारण की वजह से, पैसे के कारण, आर्थिक कारण अपना उद्देश्य जो है शिक्षा का बदल लिया। पहले उद्देश्य था डॉक्टर बनना, अब उद्देश्य हो गया इंजीनियर बनना, कुछ ऐसा। ठीक, तो वही कारण। शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश नंबर 1 दर्शन यानी कि फिलॉसफी, जीवन दर्शन लाइफ फिलॉसफी। नंबर 3 राजनीतिक विचारधारा पॉलिटिकल थिंकिंग। फिर सामाजिक विचारधारा सोशल आइडियोलॉजी, समाज सोशल थिंकिंग। फिर आर्थिक दशाएं यानी कि इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसे हैं कि नहीं है, ज्यादा पैसे हैं बड़ा कोर्स करेंगे महंगा, कम पैसे हैं सस्ती पढ़ाई करनी पड़ेगी, छोटा कॉलेज चुनना पड़ेगा। तो शिक्षा के उद्देश्य को ये सारे कारक जो है प्रभावित करते हैं, इनकी वजह से ही शिक्षा कैसी होगी कैसी नहीं होगी हम डिसाइड कर पाते हैं। अगला देखिए, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार, इस बात को समझाना। भाई शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर ये समझाने की बात करें तो ये आराम से आप समझते होंगे कि भाई शिक्षा हर मानव के जीवन में जरूरी है। शिक्षा के आधार पर ही हम अपना क्या कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हमारा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ये सारे विकास शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। शिक्षा मानव का जन्म से अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। शिक्षा से हम अपने देश का, समाज का, सबका भला कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शिक्षा मानव का जन्म से अधिकार है, क्यों है, इसके बारे में पूरा समझा सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। और मुझे इतना पता है कि आपको ये तो जरूर आता है, अपने मन से लिख सकते हैं निबंध की तरह। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर हो गए। मैंने आपको 15 वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर बताए, फिर आपको ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर बताए, तो इस प्रकार से कुल 20 प्रश्नोत्तर हो गए। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली डीएलएड की परीक्षा में पूरी संभावना है कि इसमें से आपको 75 से 80% प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप वीडियो मिस नहीं करें। साथ ही साथ अगर आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस के साथ जुड़कर विविध प्रकार के कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री, जिस भी इच्छित कोर्सेज में आप होंगे वहां प्रवेश मिलेगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, फीस के बारे में, कोर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो स्टूडेंट चलिए आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देख रहे हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।